मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। आ रहा है प्रदेश का बजट। जी हां, उससे पहले एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी इस कैबिनेट बैठक को लेकर है। तो कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो चुकी है और अब से थोड़ी देर बाद होगा बजट सत्र की तारीख का ऐलान। जी हां, सीएम मनोहर लाल अब से थोड़ी देर बाद तारीख का ऐलान करेंगे। ये तारीख क्या हो सकती है, इस पर मुहर लग सकती है। हालांकि इस तारीख के ऐलान से पहले सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी यह है कि 25 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो सकता है। लेकिन देखना होगा सूत्रों के हवाले से आ रही इस बड़ी खबर पर मुहर लगती है या नहीं लगती, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूरी है कि ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि इसमें देखना यह होगा कि जिन एजेंडों पर चर्चा की गई है उसको लेकर अब से थोड़ी देर बाद जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल घोषणा करने वाले हैं उसमें क्या उन बातों का जिक्र होता है या नहीं होता। और इसके साथ साथ जो सूत्रों के हवाले से यही बड़ी खबर है कि 25 फरवरी ये तारीख तय हो सकती है जब विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो सकता है। इस पर भी देखना होगा। चलिए बढ़ते आगे। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार के बजट में गरीबों के कल्याण पर फोकस हो सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मनोहर पिटारे से जनता के लिए क्या निकल सकता है, इसको लेकर आपको रिपोर्ट देखनी होगी, समझना होगा। हरियाणा का बजट आ रहा है, क्या ला रहा है? मनोहर बजट में आम आदमी के लिए क्या? हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार के बजट में गरीबों के कल्याण पर फोकस हो सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट की तैयारियों में जुट गए हैं। इस बार बजट में करीब 1250 अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के साथ ही बड़े गांव में शहरों की तर्ज पर सुविधाएं मुहैया कराने की घोषणा प्रदेश सरकार कर सकती है। वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल मार्च में अपना तीसरा बजट पेश करेंगे। इस बार बजट 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पर पहुंचने की संभावना है। जिन विभागों ने अपना पूरा बजट अभी खर्च नहीं किया है उन्हें वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने बजट का सही और त्वरित इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट तैयार करने के लिए सभी विभागों के मुखिया, सांसदों, मंत्रियों और विधायकों से फीडबैक ले रहे हैं। कृषि, उद्योग, कर्मचारी, किसान और आम लोगों से उनकी राय जानने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उनके सुझाव बजट में शामिल किए जाएंगे। मनोहर सरकार प्रदेश के बजट को केंद्रीय बजट की ही तरह दूरदर्शिता वाला बनाना चाहती है। खुद सीएम ने केंद्रीय बजट पर कहा था, हरियाणा में भी आने वाले दिनों में जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा वो भी सभी वर्गों को ध्यान में रखकर और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए होगा। हरियाणा सरकार भी अपने बजट में इस बात पर पूरा फोकस रखेगी कि गरीब का कल्याण कैसे हो। जिनकी आय 1 लाख सालाना से कम है उनकी आय को डबल करने पर कार्य किया जाएगा। लेकिन अब देखना होगा मनोहर बजट में प्रदेश की जनता के लिए क्या निकलता है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट। तो इन परिस्थितियों में इस बात का इंतजार जरूर रहता है कि केंद्र ने तो अपना बजट पेश कर दिया है, इसका इवैल्यूएशन, इसका मूल्यांकन तो अभी तक चल रहा है कि किस सेक्टर को कितना मिला है और लोग किस तरीके से अपने स्तर पर ले रहे हैं। लेकिन अब बारी आती है राज्य सरकारों की। इसी संदर्भ में खास तौर पर बात करें प्रदेश की, तो प्रदेश का बजट भी आने वाला है। लेकिन प्रदेश का बजट ला क्या रहा है, कितनी उम्मीदें हैं, किन सेक्टर्स में काम करने की जरूरत है और फिलहाल प्रदेश सरकार के सामने चैलेंज क्या है, इन मसलों पर, इन एस्पेक्ट पर हम चर्चा करेंगे। मेहमानों से तारुफ आपका करा देते हैं। आपको बता दें हमारे साथ
वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधुरावल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ गए हैं सुशील सिंह। प्रोफेसर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, ये जो आने वाला बजट है प्रदेश की जनता के आवाम की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा? हालांकि जब केंद्र के संदर्भ में हम देखते हैं तो मिडिल क्लास को, सैलरीड क्लास को एक राहत मिलनी चाहिए थी टैक्सेशन को लेकर। ठीक है, अब मिडिल क्लास भी राहत नहीं मिली है, अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी समझ रहा है कि सरकार के सामने चैलेंज क्या थे। लेकिन प्रदेश के लिए क्या चैलेंज है और प्रदेश सरकार का फोकस किस बात को लेकर रहने वाला है? कितनी उम्मीदों भरा बजट होगा ये? हरियाणा की जब से भाजपा की जब से हरियाणा में सरकार बनी जी, हमने हर बजट इस प्रकार का बजट पेश किया जो कि हमारा खुद की जो आइडियोलॉजिकल एक अनुष्ठान रहा है, हमारा वैचारिक अनुष्ठान रहा है अंत्योदय का जी। यानी पंक्ति में अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति का उसका किस प्रकार से अगर कल्याण कर पाए तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी पंक्ति का कल्याण हो पाएगा, उसका विकास की बात होगी। गरीब कल्याण को लेकर हमारी केंद्र की भी सरकार और हरियाणा प्रदेश की सरकार भी समर्पित है और हमने हर बजट उसी रूप में पेश किया है। हरियाणा के 3 करोड़ जो जनता है उसके सर्वांगीण विकास की बात हो, जिस प्रकार से अलग अलग वर्गों में हर वर्ग की आय बढ़ाने की बात हो, किसानों की, व्यापारियों की, मजदूरों की, श्रमिकों की, उद्यमियों की, हर प्रकार के वर्ग को कुछ ना कुछ बजट में उसके लिए नए नए रास्ते खुले और उसकी आय बढ़े, इस प्रयास में हमने हर बजट को दिया है। अभी ये बड़े गर्व की बात है कि 1.5 लाख करोड़ का इस समय हम बजट पेश करने वाले हैं इस बार, तो एक बहुत बड़ी बात है। हमने पर कैपिटा इनकम जो है 2014 से अब तक दुगनी के करीब कर दी। आज प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की जो आय है, जो उसकी पर कैपिटा इनकम है, वो 2.65 लाख रुपीस है पर एनम की बात करें तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है, क्योंकि नेक नियत से जब सरकारें चलती हैं तो किस प्रकार से हर व्यक्ति को उस सरकार के किए का लाभ हो सकता है, जब अच्छी योजनाओं का लाभ हो सकता है, जब नेक नियत की बात होती है। इस सरकार के ऊपर जो सबसे पहली बात एक आम जन जानता है वो ये जानता है कि ये गरीब कल्याण की सरकार है, गरीब के लिए सोचने वाली सरकार है, गरीब के लिए कार्य करने वाली सरकार है और नेक नियत से काम करने वाली सरकार है। इस सरकार में घोटालों की कोई जगह नहीं है, इस सरकार में ठगी की कोई जगह नहीं है, इस सरकार में सेटिंग नहीं होती है। सबसे बड़ी बात जो इसमें है, तो उसी तर्ज पर किस मद में कितनी राशि डाली जानी है, किन डिपार्टमेंट्स में कितना पैसा दिया जाना है, ये जरूर बजट का जब पिटारा खुलेगा तो हम लोग देखेंगे। आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि किस प्रकार से पिछली सरकारों द्वारा उनके कार्यकाल में बनी हुई 1250 अवैध कॉलोनियों को भी हम, क्योंकि कॉलोनाइजर आकर कॉलोनियां बनाकर चला गया, लेकिन उसको भुगतना तो आमजन को पड़ रहा है। और आमतौर पर आप मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास के लोग रह रहे हैं इन कॉलोनियों में, तो उनकी भी चीजों को देखते हुए, उनकी भी समस्याओं को देखते हुए 1250 के करीब हम कॉलोनियों को नियमित करने वाले हैं। हम शहरों की तर्ज पर, बड़े शहरों को मेट्रोपॉलिटन की तर्ज पर गांव और कस्बों में भी सुविधाएं बने, उसका मास्टर प्लान तैयार करके बैठे हैं और ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक होने वाला है। हरियाणा जिस प्रकार अलग अलग मानकों पर पूरे देश के लिए एग्जाम्पल सेट करता रहा है, इस प्रकार से ये भी एक पूरे देश के लिए, देश का बहुत बड़ा भाग आज गांव में रहता है, तो गांव में भी किस प्रकार से बुनियादी सुविधाएं मिले और बुनियादी सुविधाओं से भी आगे बढ़कर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन प्रोफेसर साहब ठीक है, आप तमाम सेक्टर्स का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता एक पहलू पर आपसे सवाल पूछ रही है कि जो 2021-22 का बजट मनोहर सरकार ने पेश किया था, तमाम सेक्टर्स में आवंटन किया गया था, प्रावधान किया था कई करोड़ रुपए का। जैसे बात करें स्वास्थ्य क्षेत्र, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में 7,731 करोड़ रुपए, तो 2020 के मुकाबले 2021 में 20% की बढ़ोतरी थी। इस बजट का स्वास्थ्य क्षेत्र में अब तक कितना इस्तेमाल हुआ है, क्या तरक्की हुई है स्वास्थ्य क्षेत्र में, उसको आपको बताना चाहिए। क्या प्रदेश सरकार को इसको लेकर अलग से सेशन नहीं करना चाहिए कि जो हमने पिछला बजट पेश किया था उसमें अब कितनी बेहतरी की है, कितना खर्च हुआ है, कितनी तरक्की हुई है, प्रत्येक वर्ग के लिए कितना फायदा पहुंचा है? देखिए, एक हमने सरकार में आने के बाद एक यूजुअल प्रैक्टिस शुरू की। हम बजट से एक दिन पहले हमारा किस प्रकार का अगले साल का एस्टिमेट रहने वाला है, जिस प्रकार केंद्र की तर्ज पर, केंद्र में भी केंद्रीय बजट से पहले एक दिन पहले एक विजन जारी होता है, उसी प्रकार से हरियाणा के अंदर भी हमने पहल की
कि हम पिछली स्पेंडिंग्स को बताएंगे कि हमारी किस प्रकार की स्पेंडिंग्स रही और अगला विजन क्या रहने वाला है, हम एक दिन पहले उसका एक डॉक्यूमेंट निकालते हैं। तो इस बार भी निश्चित तौर पर वो स्पेंडिंग्स आपके सामने आएंगी। जहां तक आपने बात कही 7,721 करोड़, जो आपने हेल्थ सेक्टर की बात की, बड़ी सुंदर बात कही आपने। हम इन स्पेंडिंग्स के, हमने जिस प्रकार से 20% तक अपना हेल्थ में बजट बढ़ाया, तभी तो हम जाकर कोरोना जैसी महामारी, जो कि वैश्विक महामारी थी, हिंदुस्तान भी अछूता नहीं रहा उसमें, और कई प्रदेश तो बहुत भयंकर स्थिति हो गई थी। हरियाणा के अंदर उतनी भयंकर स्थिति नहीं आ पाई। ठीक है, बहुत जगह पर दुखद परिस्थितियां रही, बहुत परिजनों की जान गई, लोगों की जान गई। हम सब हरियाणा वासी जो है उनके लिए संवेदना रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपेक्षाकृत बड़े प्रदेशों में हरियाणा प्रदेश ने एक मॉडल सेट किया कि किस प्रकार केंद्र के से शिकायत करके कुछ प्रदेश सोचते थे कि हम बच जाएंगे, विपक्षी सरकारें वहां पर थी, ऑक्सीजन की शिकायत करना, रेमडेसिविर की शिकायत करना, बेड्स की शिकायत करना। हमने बेहतर मैनेजमेंट के साथ, और जनता का ये पैसा, ये एक्सचेकर, हरियाणा के एक्सचेकर का पैसा है, इस पैसे की बर्बादी नहीं हो सकती किसी भी नाम से। तो हमने बेहतर मैनेजमेंट के साथ कम संसाधनों में एक बहुत सुंदर व्यवस्था खड़ी करके दी और हिंदुस्तान के लिए उदाहरण बनी। ठीक है प्रोफेसर साहब, हमारे साथ अमित नेहरा भी जुड़े हुए हैं। अमित नेहरा जी, क्योंकि लगातार बात इस बात को लेकर होती है कि इवैल्यूएशन पहले वाले बजट का भी होना चाहिए, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से चाहे केंद्र सरकार बजट पेश करे या फिर देश की कोई भी राज्य सरकार बजट पेश करे, इवैल्यूएशन होना चाहिए। मैं आपसे सवाल, साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ अमित नेहरा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और प्रोफेसर विधु रावल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। अमित नेहरा जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, चूंकि अगर बजट हम जारी करने जा रहे हैं, पेश करने जा रहे हैं, उसको लेकर जो पहले वाला बजट है 2021-22 का, क्यों ना पूरा विस्तृत रूप से तफसीलात से उस पर इवैल्यूएशन भी हो जाए, ताकि प्रदेश की जनता के सामने सारी सच्चाई आ जाए कि जिस जिस सेक्टर में पैसा आवंटित किया गया था उसमें कितना खर्च हुआ, कितनी उन्नति हुई, कितनी प्रगति हुई। ठीक बात है यस, ये होना चाहिए। बजट तो कोई भी पेश कर सकता है, लेकिन उस बजट का कितना सदुपयोग हुआ या पूरा बजट हुआ खर्च उसमें, तो वो उसकी समीक्षा करना बहुत जरूरी है। और ताजुब की बात ये है कि सरकार बार बार ये कह रही है कि हम इस दिशा में काम करें, लेकिन पिछले साल का जो बजट है वो पूरा खर्च नहीं कर पाए डिपार्टमेंट। उसके लिए क्या है कि जो हमारी मशीनरी है वो दोषी है, क्योंकि जैसे बजट पेश होगा उसके बाद फिर नोटिफिकेशन होता है, तो नोटिफिकेशन होने में भी 1.5-2 महीना लग जाता है। उसके बाद फिर वो कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाता है कि हमने ये तय किया है आपके लिए, तो आप इसके लिए योजना बनाओ। तो वो योजना बनाते बनाते उनकी योजना अक्टूबर-नवंबर तक चली जाती है कि वो फिर भेजते हैं वापस अपने शीर्ष अधिकारियों के पास। उसके बाद मंजूरी मिलती है, मंजूरी मिलते मिलते वो फिर जनवरी आ जाती है, जनवरी-फरवरी। उसके बाद क्या होता है कि आनंद फान में प्रेशर बनाया जाता है कि भाई बजट है ना, इसको यूज करो, पैसा फटाफट करो, नहीं तो लैप्स हो जाएगी आपकी ये जो बजट है ना। तो ये जो भगदड़ होती है आखिरी में, अभी आपने देखा होगा TVSN प्रसाद हैं जो उन्होंने लेटर भेजा हर डिपार्टमेंट को कि आप फटाफट अपना बजट पैसा खर्च कीजिए, जो आपको आवंटित है उसको खर्च करो। तो उसमें क्या है कि उसमें भगदड़ की स्थिति मच जाती है, उसमें फिर बोलते हैं ना घोटाले की भी आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि फटाफट आप करेंगे ना तो टेंडर आमंत्रित कर पाएंगे, ठीक है ना जो एक 3 कम से कम कंपनियां हो, है ना, वो आए। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो हाथ से निकल जाती हैं। कर्मचारियों पे, अधिकारियों पे प्रेशर होता है कि पैसा खर्च करो, पैसा खर्च करो। इसमें क्या है कि टाइम अगर हम ये फ्रेम कर दें बजट सत्र में ही कि हम फटाफट जैसे ही जिस दिन हम बजट डिक्लेयर करेंगे उससे अगले दिन ही हम इसका नोटिफिकेशन कर देंगे इसका, ठीक है ना, उसमें कोई ज्यादा लंबा टाइम लगता नहीं। आजकल ईमेल का जमाना है ना, इलेक्ट्रॉनिक जो सुविधा और अमित नेहरा जी, ठीक इसी तरह की स्थिति न केवल राज्य सरकारों के सामने होती है बल्कि केंद्र के सामने भी ठीक इसी तरह की स्थिति पैदा हुई होती है। और इस स्थिति से बाहर कैसे निकलें, बजट का सदुपयोग कैसे करें, किस सेक्टर के लिए जितना आवंटित किया था उसका पूरा सदुपयोग होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी परेशानी, चाहे राज्य सरकारों की बात हो या फिर केंद्र सरकार की बात हो, वो परेशानी रहती है। लेकिन इस चीज का, इस पॉइंट का, इस एस्पेक्ट का समाधान होना चाहिए। अमित नेहरा जी, मैं आपके पास लौटूंगा। जो भी बड़ी खबर आई थी उसके खबर के संबंध में
कुछ जानकारियां ले लेते हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, कैबिनेट मीटिंग खत्म हो चुकी है, बाकायदा मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, किन किन एजेंडों पर मुहर लगी है? बिल्कुल, ये देखिए, कुल अगर एजेंडा की बात करें, कुल 28 एजेंडे जो हैं वो मीटिंग में रखे गए थे। तो मैं बात करूं, सबसे पहले तो जो है बजट सत्र की तारीख का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। तो मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी और जो प्रस्ताव है वो अब महामहिम राज्यपाल और विधानसभा ज्ञानचंद गुप्ता के पास भेजा जाएगा। और इसके अलावा जो एजेंडे थे, हरियाणा में गैरकानूनी धर्मांतरण को रोकथाम के लिए विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। वो इस बार जो है जो विधानसभा सत्र के दौरान जो है वो उसमें विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने 20/2021 को मंजूरी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के 20 अधिनियमों को निरस्त किया जाएगा। जो 20 ऐसे कानून हैं जो पुराने कानून हैं उनको अब निरस्त किया जाएगा। और उसके अलावा शाहबाद शुगर मिल को, एलपीडी एथेनॉल प्लांट को जो है उसके लिए 8.92 करोड़ रुपए की मंजूरी है, वो इसमें दी गई है। पंजाब डिस्टिलरी नियम में भी जो है 16 भी जोड़ा गया है। इसके डिस्टिलरी की सिर्फ जो है वो जो बाहर आती है उसको उसमें फ्लोमीटर लगा के चेक किया जाएगा कितनी शराब जो है डिस्टिलरी बना रही है, उसका तमाम जो रिकॉर्ड है वो हरियाणा सरकार के पास होगा। निजी जमीन पर किसी भी इमारत को 20 साल तक परिवार क्लेम कर सकेगा। जिस प्रकार से पहले पुराने जो लोग थे वो अपनी जमीनों को दान दे दिया करते थे, अगर उसके परिवार का कोई सदस्य 20 साल तक उस जमीन को क्लेम करता है तो वो कानूनन उसका जो है दर्जा दिया जाएगा। और इसके अलावा 20 साल के बाद अगर कोई उसको क्लेम करता है तो वो उसका हकदार नहीं होगा। इस प्रकार का कोई कानून जो है वो सरकार बनाएगी। और इसके अलावा जो है मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना SOP को लागू करने की भी मंजूरी है। अब केंद्र सरकार की तरफ से 5 योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला ये भी। और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से आदि बद्रीनाथ का डैम का निर्माण हो रहा है उसका MOU भी जो है पोस्ट सिक्योरिटी है वो दी गई है। ये तमाम एजेंडे थे, तमाम एजेंडों पे आज सहमति बनी है। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज जो है तारीखों का ऐलान जो है बजट सत्र की 2 मार्च से है वो शुरू कर दिया गया है। और आने वाले 2 जो तारीख है मार्च है उससे राज्यपाल का जो है अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सुशील भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, चूंकि बजट आने वाला है और इस बजट को लेकर खासी उम्मीदें प्रदेश की जनता को भी है, आवाम को भी है। हालांकि ये बजट उस तरह ना निकले जो केंद्र सरकार से प्रत्येक व्यक्ति देश का उम्मीद लगाए बैठा था कि आपको टैक्सेशन स्लैब में दायरा बढ़ाकर राहत देने का काम किया जाएगा, मिडिल क्लास को राहत देने का काम किया जाएगा। ये बजट ऐसा ना हो, लेकिन इस आने वाले बजट के मायने क्या हैं? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री ने अभी प्री बजट मीटिंग के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बातें उन्होंने सामने रखी, जिन जिन मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया, उससे साफ लगा कि केंद्र सरकार जिस तरह से समग्र कल्याण का बजट केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुआ था, सेम वैसा ही झलक हरियाणा सरकार भी दिखाने जा रही है बजट सत्र में और बजट पेश करने के दौरान। क्योंकि जिस तरह से बजट में चर्चा किया गया कि कई ऐसे धर्मांतरण के कानून पिछले साल भी आना था लेकिन नहीं आ पाया, इस बार उसका जिक्र किया गया है। साथ ही एक और जो विशेष डिस्कस किया गया कि धोली की जमीन की, देखिए हरियाणा में सबसे बड़ी समस्या धोली की जमीन की है। गुरुग्राम में भी हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो पहले लोग दान कर देते थे सार्वजनिक स्थानों के लिए, चाहे स्कूल कॉलेज हो या मंदिर हो या सड़क हो, और अब जब कीमतें आसमान छू रही हैं जमीनों की, तब वे लोग आ जा रहे हैं और उस पर अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। तो यह भी शामिल किया गया है जो एक काफी विवाद का मुद्दा होता था। और अमूमन हम गुरुग्राम अभी भौंडसी में हाल ही में ऐसा एक मामला आया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का भी नाम आया था कि धोली की जमीन थी और उसको लेकर उन्होंने कुछ गड़बड़ी की थी या वो अपने नाम करा ली थी। तो इसको लेकर भी जो कानून की बात की गई है ये भी बेहद अहम है। साथ ही देखिए जो चर्चा की गई थी जिस तरह से कि पुराने जो कानून है, जिस 1927 के कानून, 1932 के कानून, यानी जो कानून अब निरर्थक है, जिसका कहीं उपयोग नहीं हो रहा है, तो उसको भी खत्म करने का प्रावधान इस बजट में हो सकता है, होगा, चूंकि मुख्यमंत्री ने आज उसकी बात कही है। शराब को लेकर भी हरियाणा में देखिए एक समस्या काफी लॉकडाउन के दौरान सामने आई थी कि शराब घोटाला हुआ है, शराब से रिलेटेड भी, तो उसमें भी मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि उसका भी अब रिकॉर्ड रहेगा कि एक दिन में कितना बनेगा, कैसे क्या होगा। तो निश्चित तौर पे मुझे लग रहा है कि इस बजट में वो तमाम वैसी मुद्दों को, वो तमाम ऐसे एजेंडों को शामिल किया जा रहा है और किया गया है जिस पर कहीं ना कहीं
डिस्कशन होता था, जिसके कारण कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप यानी कि एक झलकी दिखाई दे गई है कि प्रदेश का बजट कैसा होने वाला है और खासतौर पर किन सेक्टर्स पर और किन एजेंडों पर प्रदेश सरकार का फोकस रहने वाला है। प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे थे। प्रोफेसर साहब अपनी बात रखिए। बनाई गई है कि बजट सत्र में कौन कौन से जो कानून है हम लेकर आ रहे हैं। ये धर्मांतरण वाला कानून ऐतिहासिक है, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, खास तौर पे जिस प्रकार की धोखाधड़ी का हमें सामना करना पड़ता था, जिस प्रकार से एजेंडा मैरिजेस होने लगी थी, जिस प्रकार से जो व्यवस्था सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की जा रही थी, उसको और सामाजिक तनाव जिस कारण से उत्पन्न हो रहा था, उस पर एक बड़ी रोक लगेगी और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। स्वागत अभी से हो भी रहा है, हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, अभी तुरंत ही इस बारे में प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं धर्मांतरण कानून के विषय पर। इसके अलावा जो शाहबाद में वो इथेनॉल प्लांट की बात है, देखिए केंद्र सरकार ने इस बार बजट के अंदर, बजट के साथ साथ हमने जिस प्रकार से एक नए तरीके से एक टैक्स रिबेट देने की बात कही है, इथेनॉल का जो क्षमता है, इथेनॉल का जो कंटेंट है उसको बढ़ाने का एक परमिशन दी गई है, अलाउंस दिया गया है। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर इज एथेनॉल की तरफ हम बढ़ेंगे। एक सेफर फ्यूल है, काफी हद तक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में भी होता है। और दूसरा कि जिस प्रकार से एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कंप्लीटली रिन्यूएबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो बेसिल फ्यूल्स है उसकी बजाय अगर हम इथेनॉल वगैरह की तरफ बढ़े तो एक बहुत अच्छी बात है। तीसरी, बजट को लेकर जैसे बात है, तो मैंने कहा कि बजट की समीक्षा जो है वो होती ही है, हर साल होती है, उसमें कुछ नई बात नहीं है। हरियाणा में जब से हमारी सरकार आई है, हम एक दिन पहले पिछले बही का हिसाब देकर तब नई बही चालू करते हैं, इस प्रकार की है। एक अच्छा सुझाव अभी मिला है आपके स्टूडियो से कि नोटिफिकेशन, योजना और मंजूरी, इस पूरे जो कालखंड है इसमें जो समय वेस्ट होता है उसको किस प्रकार से स्पीड अप करके ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम को बनाया जाए, ये एक स्वागत योग्य सुझाव है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। और तीसरा, जिस प्रकार आपने टेन प्रसाद साहब की उस लेटर का जिक्र किया, देखिए ये कोई नई बात नहीं है, हालांकि ये खेदजनक बात है कि बहुत बार पैसा लैप्स हो जाता है, डिपार्टमेंट्स पूरा उसका उपयोग नहीं कर पाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम बेहतर की दिशा में बढ़ रहे हैं। और हमने देखा है कि लैप्स होने वाला पैसे का किस प्रकार से एक बड़ी मात्रा में, बड़ी परसेंटेज में हम उसको बेहतर तरीके से उपयोग कर पाए हैं। द होल गेम इज ऑफ मैनेजमेंट। हरियाणा की सरकार मैनेजमेंट पर ध्यान देती है, पैसे के सदुपयोग पर ध्यान देती है, घोटाले कम हो और न्यूनतम उसका स्तर हो जाए, इस पर ध्यान देती है, किस प्रकार से कम पैसे का बेहतर उपयोग हो पाए। अब ये पैसा हरियाणा के एक्सचेकर का है, हरियाणा के आम जन का पैसा है, उसके द्वारा दिया गया पैसा है और उसके लिए उपयोग होने वाला पैसा है। तो इसलिए उस पैसे का किस प्रकार से बेहतर उपयोग हो पाए, उस पर हमारा ध्यान रहता है। नहीं प्रोफेसर साहब, पता है क्या है, जब यहाँ पर ये बातों का जिक्र तो होता है, बजट का भी जिक्र हो रहा है, बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस पहलू का जिक्र किया। इवैल्यूएशन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, किस सेक्टर में कितना था। ऊपरी तौर पर अगर बात कर लें तो आप ये देखिए, सरकारी स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 700 करोड़ से ज्यादा डिजिटल क्लासरूम तैयार करेंगे, इस बात का जिक्र मनोहर सरकार ने किया था। ये भी कहा था कि 4000 प्लेवे स्कूल खोले जाएंगे, 1153 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्लेवे के रूप में बदलने का काम किया जाएगा। अब प्रदेश की जनता और छात्र तो यही सवाल पूछेंगे कि बताइए एक साल में क्या किया। नहीं तो बता देते हैं ना उस बारे में। देखिए, हमने अगस्त के अंदर नई शिक्षा नीति की घोषणा की है अपनी उसमें, और 2024 तक का लक्ष्य रखा, लेकिन खास तौर पर आपने डिजिटलाइजेशन की बात कही है शिक्षा के, तो हमने देखा कोरोना काल में किस प्रकार से ग्रामीण अंचल खास तौर पे वहां के जो छात्र थे उनको समस्या आई, और जो मध्यम और निम्न स्तर के, या निम्न स्तर तो नहीं कहूंगा, निम्न आय वाले परिवार थे, उन परिवारों के बच्चों को दिक्कत आई। तो हरियाणा ने अपनी तरफ से पहली है कि 11वीं, 12वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं इन 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों को हम मुफ्त टैबलेट देंगे, हर सरकारी, इसमें कोई। लेकिन प्रोफेसर साहब, इस बात को तो 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, सुना जा रहा है कि टैबलेट देंगे। टैबलेट कितने दिए गए हैं अभी तक? सुनिए, दिसंबर में इसकी बात हुई, हमने आइडेंटिफाई किया कि कितने स्टूडेंट्स हैं, और उसमें पहले चरण में 14,000 कुछ स्टूडेंट्स को दिया जाने की बात हुई थी। तो अब पहले चरण वाला तो हो गया, लेकिन अब हमने ये बड़े मन के साथ, और मन ये कि हर बच्चे को आगे बढ़ने का
एक उसको मिलना चाहिए, मौका अवसर मिलना चाहिए। तो हमने इसको किसी प्रकार के मेरिट से न जोड़ते हुए हर बच्चा जो 10वीं 11वीं और 12वीं का है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाएगा, उसके हाथ में टैबलेट हो, इसको लेकर दूसरे चरण का काम चल रहा है। और ये बात दिसंबर की हुई है, 1 साल नहीं हुआ इस बारे में, अभी 3 ही महीने हुए। 3 महीने पहले ही आपकी एक डिबेट में मैं शामिल हुआ था, जिसमें जब ये घोषणा की गई थी। ठीक है, हमारे साथ खालिद चहलका भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। खालिद चहलका जी, विपक्ष क्या उम्मीद लगाए बैठा है? सारी परिस्थितियां सामने हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर भी चुनौती है। जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार ये कहते रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ का प्रदेश पर कर्ज हो गया है, प्रदेश में बच्चा पैदा होता है तो 1-1.5 लाख रुपए कर्ज हो जाता है, कर्ज के साथ पैदा होता है। बेरोजगारी को लेकर बात रखते रहे हैं, तो इस बजट से क्या उम्मीदें हैं? क्या ये बजट प्रदेश की आर्थिक विकास को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर पंख लगाएगा? क्या उम्मीद है विपक्ष को, या फिर हमेशा की तरह विपक्ष की भूमिका निभानी है? देखिए यश जी, विपक्ष की भूमिका का सवाल नहीं है। इस उम्मीदें जो हैं इस प्रदेश के और इस देश के लोगों की हैं। उन लोगों को आपने बजट में क्या दिया? आपने इस देश के किसान को क्या दिया? आपने गरीब को क्या दिया? आपने महंगाई कितनी कम की? आपने रसोई के लिए, एक गरीब की रसोई को चलाने के लिए क्या दिया? सवाल ये है जो लगातार हैं और बने रहे। पिछले हम 7 सालों से देख रहे हैं, आप सरकार में आते हैं, जब आप कहते हैं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आप कहते हैं कि 300-400 रुपए का सिलेंडर देंगे हम। आप कह तो बहुत सारी चीजें जाते हैं, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। आप 2 करोड़ रोजगार देने की बजाय 2 करोड़ युवाओं को बेरोजगार कर देते हैं। आप सिलेंडर 300 का देने की बजाय रसोई में आप सिलेंडर को 1000 से पार कर देते हैं। आप पेट्रोल में 30-40 रुपए का पेट्रोल बेचने की बजाय आप पेट्रोल को 100 से ऊपर ले जाते हैं। पेट्रोल का आप देखिएगा, 5 राज्यों को चुनाव खत्म होने दीजिए, बीजेपी का चेहरा इस देश के सामने होगा। आप देखना क्या होगा पेट्रोल में। ये जो आप खाली सपने दिखा रहे हैं इस देश और प्रदेश के लोगों को, वो बहुत अच्छे नहीं है। इसका आपको भुगतान करना पड़ेगा। सत्ता आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि सत्ता तब रुकती है आपके पास जब आप देश और प्रदेश के लोगों के लिए कुछ करने वाले हो, कर रहे हो। आपने ऐसा कुछ किया नहीं है। आपने इस प्रदेश और देश के किसान को लाठियों से पिटवाया है। आपने उनके हक दबाए हैं। आपने उनको खाद नहीं दिया है। आपने उनको बिजली सस्ती नहीं दी है। आपने उनको कृषि के यंत्र सस्ते नहीं दिए। आपने एक गृहिणी के लिए रसोई में गैस नहीं दिया है। आपने दाल, रोटी, चीनी सब महंगी कर दी है। आपने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी है कि जो एक रसोई में ताला लगवाने वाली प्रक्रिया है वो सारी आपने की है। और उम्मीदें हमारी पर्सनल उम्मीदें नहीं है, उम्मीदें जो हमारी तरफ से आवाज उठती है उस देश और प्रदेश के लोगों के लिए है। आपकी नाराजगी, आपकी इस खफा को देखते हुए क्या मैं इस बात का अंदाजा लगा लूं कि जब प्रदेश सरकार बजट पेश करेगी आपकी प्रतिक्रिया यही होगी कांग्रेस की कि ये तो ढकोसला, ये तो झुंझुना थमा दिया प्रदेश की जनता को? अब तक आपने देखा नहीं है। हम कहते हैं कि हम अगर आप कुछ देना चाहते हैं आइए ना, आप जो इस प्रदेश और देश के हमारी जो जरूरत है, प्रदेश के लोगों की जरूरत है। विपक्ष की भूमिका केवल विरोध करने की थोड़ी ना है, आप सुझाव दीजिए। नहीं होती है, आवाज है। आप गलत चीजों के खिलाफ आवाज तो उठेगी ना, आप उसको विरोध मत मानिए। आवाज बुलंद कर रहे हैं, आप फैक्ट के साथ बात रखते हैं, लेकिन खालिद भाई सुझाव भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ना। प्रदेश की जनता के लिए सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब सभी राजनीतिक दलों का मकसद यही है कि प्रदेश की उन्नति होनी चाहिए, तो बस मैच करने की जरूरत है विजन को। सुझाव भी दीजिए। हाँ, हम चाहते हैं एक किसान को फायदा मिलना चाहिए। आप उसको जो खाद नहीं दे पाए उसकी व्यवस्था आप क्यों नहीं कर पाए, इसका आकलन होना चाहिए। आप उसको कृषि यंत्रों में जो आपने टैक्स बढ़ा दिए उनको घटा दीजिए। आपने कीटनाशक पे जो बढ़ा दिया उसको घटा दीजिए। आपने जो फसल का एमएसपी देने का वादा किया था वो नहीं दे पा रहे हैं, उसको सुनिश्चित कर दीजिए। हाँ, ये सारी चीजें हैं, हमारी उम्मीदें हैं। अगर इस प्रदेश की जो उम्मीदें हैं वो हमारी भी उम्मीद है, लेकिन आप करेंगे नहीं तो सवाल तो उठेंगे। ठीक है प्रोफेसर साहब, तमाम बातें आपने सुनी है, छोटी सी प्रतिक्रिया आप क्या बोलना चाहेंगे? फिर उसके बाद अमित नेहरा जी के पास चलेंगे, क्योंकि कई सारे सवाल हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवालों को ही उठाएंगे। मुझे कांग्रेस के नेताओं की 2 रैलियां याद आ रही हैं इनकी बात सुनते सुनते ही। एक में तो राहुल गांधी जी खड़े होकर प्रधानमंत्री जी से सामने जनता से पूछ रहे थे कि गैस के सिलेंडर 1 साल में 8 कर दिए हैं, बताओ ठीक है? बोले नहीं। बोले 9 कर दिए, बताओ ठीक है? बोले नहीं। फिर बोले 12 कर दिए, अब बताओ ठीक है? तो मतलब जो लोग इस प्रकार की बोलियां लगवाया करते थे कि 1 साल में एक आदमी को कितना सिलेंडर देगा, वो जब इस प्रकार की बात करते तो ध्यान आता। दूसरी, उनके पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी एक रैली में खड़े होकर कहते थे, जब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट में इनकी सरकार थी, उस समय राजीव गांधी जी कहते थे
कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे 15 पैसे पहुंचता है, यानी 85 पैसे की व्यवस्था कांग्रेसी दलाल खा जाते हैं, ऐसी बात आई थी सामने। अब हमने ये 85 पैसे को बचाया है, तभी जब प्रधानमंत्री जी किसान के खाते में 2000 रुपए भेजते हैं तो 2000 में से 2000 के 2000 किसान को पहुंचते हैं, 1999 रुपए 99 पैसे नहीं पहुंचते, पूरे के पूरे 2000 पहुंचते हैं। यही हमारी कामयाबी। ठीक है। अमित नेहरा जी, ये बजट हमारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, इकोनॉमी को देखते हुए किस तरह का होना चाहिए, संक्षिप्त में? नहीं, सबसे पहले तो ये चर्चा करनी चाहिए कि इसमें इस बार फिस्कल डेफिसिट कितना रहेगा। फिस्कल डेफिसिट जो राजकोषीय घाटा है वो एक बहुत बड़ा इश्यू है। हाँ, तो उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। मेरे ख्याल से पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से सवाल नहीं किया इस बारे में, यहाँ भी चर्चा नहीं हुई। पिछली बार जो फिस्कल डेफिसिट था वो 3% से ज्यादा था, जो बड़ा एक गंभीर विषय है। दूसरी बात ये है कि हरियाणा सरकार का लोन कितना हो गया, टोटल कुल कितना हमारे ऊपर ऋण है, तो एक बहुत बड़ा इश्यू है। भाई हम उसको चुकाएंगे कैसे? हम लोन की किस्तों को चुकाने के लिए, ब्याज को चुकाने के लिए भी हमें लोन लेना पड़ रहा है। स्थिति यहाँ तक आ पहुंची है, ठीक है ना। लेकिन हम सपने बड़े देख रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो हकीकत है हमें उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि हमारे ऊपर लोन कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है। फिर जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तब आगे पैसा कैसे आएगा? हम लोन देके ही नहीं पी सकते, लोन लेके, ठीक है ना। हमें जनरेट करना पड़ेगा, जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, अभी बात चल रही थी कि जो गैर कानूनी कॉलोनियां विकसित हो रही हैं, ठीक है ना, या पहले हो चुकी हैं, तो उसके लिए क्या है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो है HSVP, तो वो भी देखना पड़ेगा कि सरकार ने अपने लेवल पे आम आदमी के लिए कितने सेक्टर विकसित किए पिछले 5 साल में, 7 साल में, कितने शहरों में कितने HSVP के सेक्टर लॉन्च हुए। डेफिसिट को लेकर, राजकोषीय घाटे को लेकर, चाहे किसी भी राज्य सरकार की बात हो या फिर केंद्र के स्तर की बात क्यों ना हो, ये पहलू हमेशा महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है अमित नेहरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए, जुड़ने के लिए। खालिद चहलका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।